बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूँ सरवत वलीम। रऊफ क्लास्ट्रा, आमिर मतीन स्टूडियोस में हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज के शो का आगाज़ करेंगे तो आपको बताएंगे कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो की वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकातें हुई। पाकिस्तानी मिलिट्री और सिविल क़यादत एक ही पेज पर है। अमरीकियों को वाज़ेह पैगाम दे दिया गया। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया ब्रीफिंग। माइक पोम्पियो का दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान जारी टेंशन को कम कर सकेगा, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के असासों की वापसी पर काम करने वाली कमेटी की तहलका खेज रिपोर्ट। गैर मुल्की कर्जों के तले दबी पाकिस्तानी कौम के बैरून मुल्क 450 अरब डॉलर होने का खौफनाक इंकशाफ। पाकिस्तानी दुबई में सालाना 220 अरब रुपए की सरमायाकारी करते हैं। टैक्स एमनेस्टी स्कीम 2018 के तहत बरतानिया, अमेरिका, स्विट्जरलैंड में खुफिया असासों के मालिकान ने बहुत ही कम तादाद में इससे फायदा उठाया। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 35 अरब करप्शन स्कैंडल में JIT बनाने का फैसला कर लिया है। लोगों के अकाउंट्स में पैसे फरिश्ते जमा करवा गए, हमें उन फरिश्तों को तलाश करना है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के अहम रिमार्क्स। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का अहम इजलास। विफाकी काबीना ने अपने 80 अरब रुपए के सवाबदीदी फंड्स को खत्म कर दिया, जबकि बैरून मुल्क से रकूम वापस लाने का अहम फैसला कर लिया गया। टास्क फोर्स भी तश्कील दे दी गई है। प्रोग्राम के जब तीसरे हिस्से की जानिब बात करेंगे तो PTI हुकूमत की ही बात करेंगे, जिसने गैस और बिजली के टैक्सेस के बोझ तले दबी आवाम को रिलीफ देने की बजाय महंगाई का बम फोड़ने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गैस के निर्खों में 40% इजाफे की मंजूरी दे दी है। बड़े लोगों पर टैक्स लगाने की बजाय गरीब आवाम पर टैक्स लगाना कहां का इंसाफ है, और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ही पाकिस्तानी कौम टैक्स नहीं देती। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि PTI हुकूमत में नून लीग के नक्शे कदम पर है। सीनियर अफसरान को खुड्डे लाइन लगाकर जूनियर अफसरान को अहम पोस्टों पर तैनात कर दिया गया। इस हवाले से बात होगी। और गुज़िश्ता रोज जल्लो पाक लाहौर के हवाले से हमारे ही प्रोग्राम में बात हुई थी तो किस तरह से भालुओं के साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, जिस पर डिप्टी डायरेक्टर जल्लो पाक ने प्रोग्राम मुकाबिल को अपना मौक़िफ़ भेजा, वो भी शेयर करेंगे। और वज़ीर आज़म हाउस की लग्जरी गाड़ियां नीलाम की जा रही हैं, इसके हवाले से भी अहम कुछ खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आमिर साहब, उस दौरे की बात करेंगे जो कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से किया गया। क्या समझते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान एक टेंशन जो पाई जा रही है खासतौर पर इमदाद को भी लेकर, वो कितनी कम हो सकेगी? बात यह है कि इस दौरे में कोई हमारी ज़्यादा उम्मीदें नहीं थीं, बल्कि ख़दशात बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि इनके आने से पहले 2-4 बड़े इस तरह के स्टेप्स हो गए कि पहले के फ़ोन के ऊपर कंट्रोवर्सी हो गई कि यहाँ पे ये तनकीद गई कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को जो है सदर ट्रंप की कॉल लेनी चाहिए थी, उनके वज़ीर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की क्यों ली, पोम्पियो साहब की क्यों ली। उसके बाद फिर फ़ोन के मंदरजात पे बहस हो गई कि उन्होंने टेररिज्म की बात की थी नहीं की थी। उसके बाद ये फिर बिल्कुल उनके आने से पहले ये खबर आई कि $300 मिलियन जो क्रिश्चियन सपोर्ट फंड का था उन्होंने बंद कर दिया। हालांकि ये पुरानी खबर थी, उसका सिर्फ उन्होंने रिपीट किया था, तो वो हुआ नहीं था। तो इसलिए एक बड़ी यहाँ पे टेंशन थी और लग रहा था कि पता नहीं यहाँ मज़ीद हमारे अमेरिका के ताल्लुकात में कशीदगी है। याद रहे कि 1 साल से तकरीबन कोई राब्ता नहीं रहा था। इससे बुरे हालात मुझे नहीं याद पड़ता कि मुस्तकबिल करीब के अंदर जो है ये रहे होंगे। सलाला अटैक हुआ था, सलाला उसके बाद से 1 साल से तकरीबन कोई बिल्कुल भी राब्ता नहीं था। मिलिट्री टू मिलिट्री थोड़ी सी मुलाकात होती रहती थी, मगर कोई ऐसे सफारती ताल्लुकात कोई मेजर लेवल के कुछ नहीं थे। तो अंडर द सर्कमस्टांसेस, और लास्टली इसलिए भी कि ये हमारे पास वो वैसे ही स्टॉप ओवर था। वो बेसिकली जा रहे हैं इंडिया, जहाँ पे उनका 2+2 के अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दफ़ा और इंडिया की जो वज़ीर दफ़ा और वज़ीर ख़ारजा हैं, दोनों ख़वातीन हैं, उनके साथ ये मुलाकात है। तो एजेंडा वो था, पर दरमियान में ये स्टॉप ओवर था कि वो चेकआउट करना चाह रहे थे कि नए वज़ीर आज़म आए हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोई बात भी नहीं की थी और कभी रवाबत अभी तक शुरू नहीं हुए थे। तो ये एक उनके लिए भी मुनासिब था कि वो यहाँ चेकआउट करते जाएं, ज़रा साइज़ अप कर लें कि यहाँ पे नई हुकूमत और नए प्राइम मिनिस्टर ये किस तरह सोच रहे हैं। तो उन हालात में टेंशन की फ़िज़ा में मैं समझता हूँ कोई इतने बुरे रिजल्ट्स नहीं रहे हैं
کہ انہوں نے کوئی بہت زیادہ سخت، میں نے ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بھی بڑے غور سے پڑھا ہے، میں نے ان کی جو نور خان بیس کے اوپر اسٹیٹمنٹ جاتے ہوئے ایک سوال لیے انہوں نے اپنے صحافیوں سے، پومپیو صاحب نے، وہ بھی بڑے غور سے پڑھا ہے، اور پاکستانی فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی بریفنگ کو بڑے غور سے سنا ہے. تو کوئی اتنی سخت بات ان کی طرف سے بھی نہیں ہوئی، ہماری طرف سے بھی نہیں ہوئی. اور کچھ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ تعلقات کا سٹارٹ ہو جانا مثبت بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے بلا لیا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کو انویٹیشن دیا ہے کہ آپ آئیں تو مزید بات چیت کریں. اور اس جو سٹیٹمنٹس ایشو ہوئی ہیں اس کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ ہمیں ری سیٹ کرنے چاہیے. اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ذکر کیا ہے، انہوں نے بھی اپنے اس کے اندر اعلانیے کے اندر ذکر کیا ہے کہ یہ بات دونوں طرف سے کھل کے ہوئی ہے کہ دونوں نے یہ یہاں بحث چل رہی تھی کہ انہوں نے ڈو مور کہا ہے کہ نہیں کہا ہے، کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ویمنٹلی کہا تھا کہ انہوں نے کوئی ہمیں اس طرح کی ڈو مور وغیرہ یہ الفاظ نہیں استعمال کیے، مگر یہاں لوگ کچھ ان کے اعلانیے کو تشریح کر رہے تھے. میں نے بڑے غور سے پڑھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ دونوں طرف سے یہ بات ہوئی کہ دونوں نے کمٹمنٹ ایک دوسرے سے کی، اور وہ کمٹمنٹ دونوں طرف سے پوری نہیں ہوتی رہی ہیں تو بھی ایک اور کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں. تو تیسری ایک اچھی چیز یہ ہوئی کہ انہوں نے یہ تھوڑا سا اندیا دیا ہے کہ ہم وہ افغانستان سے، شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ وہ افغانستان میں اپنا فٹ پرنٹ بہت لمبے عرصے تک نہیں رکھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ وہ یہاں سے جانا چاہتے ہیں. کوئی ٹائم فریم نہیں دیا، مگر خواہش کا اظہار کیا دوبارہ کہ 17 سال بعد فائنلی ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ملٹری سلوشن افغانستان کا نہیں نکل رہا، تو وہ یہاں سے جانے میں انٹرسٹڈ ہوں گے اگر حالات سازگار ہوں. تو اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے، ان کے، امریکہ کے جو ہیں پہلے سارے منفی وجوہات تھیں پاکستان سے تعلقات رکھنے کی. ایک تھوڑی سی ان کی پاکستان کی جو ویلیو بنتی ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں وہ بھی بڑے میجرڈ ہیں. 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کو افغانستان کے اندر ہماری ضرورت ہے، اگر ان کو یہاں سے نکلنا ہے تو ان کو پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے، معاونت چاہیے ہے. افغانستان میں اس وقت حالات جو ہیں ان کے بھی اور افغانستان کے بھی کوئی بہت سازگار نہیں ہیں کہ وہاں پہ اکتوبر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور اشرف غنی صاحب کی پوزیشن وہاں پہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، اور وائلنس وہاں پہ بڑھتا جا رہا ہے. ریسنٹلی بہت زیادہ دھماکے وغیرہ ہوئے، اور طالبان پہلے کہا جاتا تھا کہ 29% افغانستان پہ ان کا قبضہ ہے، اب ان کا 45% پہ ہو گیا ہے، بلکہ ان کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے. تو ایسے حالات میں ان کے لیے، امریکہ کے لیے بالکل چھوڑ کے چلے جانا بھی نامناسب نہیں ہے. اور ان کی جو گفت و شنید چل رہی تھی طالبان سے، انہوں نے ڈائریکٹلی شروع کی تھی قطر میں، وہ کوئی اتنی آگے نہیں جا رہی. اور طالبان کی ساتھ میں یہ ہے کہ روس کے ساتھ بھی ڈائریکٹلی تعلقات شروع ہو گئی تھی، گفت و شنید ہو رہی تھی. اور ایران بھی IS کی موجودگی کی وجہ سے ان کے بھی تعلقات، پہلے طالبان ان کے خلاف رہتے تھے تو ان کے بھی ہوئے. طالبان ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہو گئے تھے، اس کی وجہ سے امریکہ کو نظر آتا ہے کہ پاکستان کی ایک ویلیو ہے، سو ہے. دوسرا، لاسٹلی کوئکلی میں اس کو سم اپ کرتا ہوں، اس وقت پورے خطے میں ایک ری الائنمنٹ ہونے جا رہی ہے. وہ اس طرح کے افغانستان کے اندر بھی امریکہ سوچ رہا ہے کہ وہ وہاں سے نکلنا بھی چاہتا ہے، مگر وہ بالکل یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل اس کو ایک بری حالت میں چھوڑ کے 17 سال بعد جائے. اس کا کوئی پیسفل نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ وہ چاہ رہے ہیں جس میں کہ ان کے مفادات کا بھی تحفظ رہے. دوسرا، انڈیا وہ جو جا رہے ہیں تو وہ اس کا مثبت ایجنڈا بھی ہے، تھوڑا سا منفی بھی ہے. ان کا ویسے مثبت اس میں تو ان کی ایک اسٹریٹجک ڈیفنس پارٹنرشپ ہے، اور وہ انڈیا ہی کو فی الحال سب سے بڑا مانتے ہیں. مگر اس میں ایک منفی ایجنڈا انڈیا کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ان کو پاکستان کی عادت پڑی ہوئی تھی کہ ہم ہر چیز میں سر جھکا دیتے تھے. ہمارا بڑا ان کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ تعلقات یہ رہا کہ بہت زیادہ ہم ان کے آگے جھکے رہتے تھے کیونکہ ڈیپینڈنٹ تھے. انڈیا ویسا ملک نہیں ہے، انڈیا ایک بڑا انڈیپینڈنٹ ملک ہے. تو امریکہ کو 2 چیزوں پہ ان کے اعتراضات ہیں جس پہ وہ بات کریں گے. ایک یہ ہے کہ انڈیا $4.5 بلین کے روس سے اینٹی میزائل سسٹم لے رہا ہے، اور امریکن قانون میں یہ ہے کہ رشیا سے کوئی وہ لے تو قدغنیں آ جاتی ہیں، تو وہ ڈسکشن کرنی ہے.
दूसरा, इंडिया की ईरान पे अमेरिका की अब जो है कदगनें लगा दी हैं, सैंक्शंस लग गई हुई हैं, मगर इंडिया जो है जितना झुकने वाला नहीं है, उनसे तेल भी खरीद रहा है और उसके ताल्लुकात, तजारती ताल्लुकात भी बरकरार हैं और वो मज़ीद हैं कि वो उनको बरकरार रखेंगे। तो अमेरिका के लिए जो है ना थोड़ा सा ये एक पॉइंट, सावर पॉइंट्स हैं जो उन्होंने इंडिया से ये भी डिस्कस करनी है। एक पॉजिटिव एजेंडा भी है मगर ये भी है। सो वो इंडिया के साथ ताल्लुकात, पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, इन सारे मुल्कों के साथ इस खित्ते में एक रीअलाइनमेंट, एक रीथिंकिंग का प्रोसेस जारी है। और क्योंकि वहाँ ईरान के साथ भी एक स्टेप आगे जा चुके हुए हैं कि सैंक्शंस लगा दी हुई हैं, तो इसलिए इस सारे उसमें सोच विचार से पाकिस्तान को भी ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान की इस गवर्नमेंट ने पहला जो स्टेप लिया है, 2-3 बड़ी अच्छी चीज़ें हुई हैं। एक तो जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी जिक्र किया कि पहले होता था कि वो प्राइम मिनिस्टर से मिलते थे, फिर वो जाके GHQ में जाते थे, वो सिविल और मिलिट्री डिवाइड थी। तो आज ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग के अंदर सिविल और मिलिट्री इकट्ठे बैठे हुए थे, तो उनको ये मैसेज दिया गया है कि जनाब वो डिवीज़न अब एक नहीं रही है। दूसरा ये है कि हमने उनको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल भी नहीं दिया। इंडिया में मैं देख रहा था अभी जब वो पहुँचे हैं पोम्पियो साहब, तो सुषमा स्वराज जो उनकी वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने रिसीव किया गुलदस्ते दे के। तो हमारे यहाँ बड़ी रूटीन की उनको बड़ी, आप समझ लें मेरे ख्याल ऐसी खुश्क रिसेप्शन नहीं होगी कि फॉरेन ऑफिस का स्टाफ भेज दिया गया था, उन्होंने जाकर रिसीव किया। मगर इतनी बेइज्जती भी नहीं की कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब उनसे ना मिले हों कि जी मैं बहुत बड़ा हूँ। सो दरमियाना एक रखा, ना बहुत ज़्यादा जपियाँ पपियाँ हुई और ना ही बहुत ज़्यादा धक्के वगैरह दिए गए। तो एक बड़ी मुनासिब जगह से हमने अपनी एक खुददारी भी रखी है, मगर हमने अक्लमंदी भी रखी है और एक रीस्टार्ट हुआ है। मैं जो समझता हूँ कि इसकी हैंडलिंग बड़ी मुनासिब हो गई, बड़ी मुनासिब है। 4 मिनट्स टू ब्रेक एंड क्लास ऑफ मैं इस पे ज़रूर बात करना चाहता हूँ। आमिर साहब ने बहुत सारे, हालांकि मेरा मूड नहीं था, मैं शुरू में कहा था कि आमिर साहब इस पे बात करेंगे, लेकिन कुछ मेरा ख्याल इश्यूज़ हैं जिन पे थोड़ा सा मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए। मैं इंडिया से शुरू करता हूँ। इन्होंने कहा ना कि इंडिया को दबता दुबता नहीं है। मेरा ख्याल है इंडियंस हैं ना, वो इस डिप्लोमेसी में, ये पाकिस्तानी हमारे जो डिप्लोमेट्स इनसे बहुत आगे हैं। वो सब मानते हैं कि वो इंडिया है या ईरान हो, दुनिया भर में इनकी डिप्लोमेसी हमारे डिप्लोमेट से बहुत आगे की चीज़। हम इस वक्त उस बहस में नहीं जाते। वो अपने जो उनके साथ वो खड़े हो जाते हैं ना अमेरिका के सामने, उसके बाद वो जाके एक पॉइंट पे डील स्ट्राइक करते हैं। मैं 2-4 मिसालें देना चाहता हूँ। जो हम कहते हैं ना कि शायद वो खड़े हो जाते हैं, वो जाके एक स्टैंड लेते हैं एक पर्टिकुलर, जब जाते हैं ना उस पे हाइट पे, उसके बाद वो आके अमेरिका से डील कट करते हैं। मैं एक बहुत बड़ा आपको इसकी मिसाल देना चाहता हूँ। पाक ईरान इंडिया गैस बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, $multi-billion का था, कि जो पाइपलाइन आनी थी वहाँ से, आपको याद होगा ईरान से आनी थी पाकिस्तान, वो इंडिया तक जानी थी। वहाँ से अमेरिकन ने इनको कहा कि जनाब आप इसमें से पुल आउट करें इस डील में से, ये जो आपकी पाक ईरान आ रही है। इंडिया ने कहा कि जनाब हम जो करें, हमारे तो मसले हैं यहाँ पे, हमें तो चाहिए, हमें गैस चाहिए, हमारे एनर्जी के मसले हैं, हमारा तो कॉर्पोरेट सेक्टर है, बला बला। उन्होंने उनको मौत दिखाई कि जनाब हम कैसे निकलें यहाँ से, आप जो हमें कह रहे हैं कि हम यहाँ पे इसको पाइपलाइन को ख़त्म करें। तो अमेरिका ने इनको, आपको याद होगा, सिविल यहाँ न्यूक्लियर की उन्होंने डील दी थी सर, जो पाकिस्तान रो मर गया कि हमें दे दो, कि जनाब आप जरा फासले पर हैं, आपको नहीं देते। ये होते तरीके दुनिया में मुल्कों को डील करने के। कोई इंडिया ये ना कहे बहुत बहादुर हैं, यस दे आर श्रूड, दे आर इंटेलिजेंट, हाउ टू कट ए डील, के अमेरिका के साथ खड़े होकर अपनी मर्जी की डील कैसे लेंगे। दुनिया की बहुत बड़ी डील थी सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की, जो डील ली थी उन्होंने, वो उन्होंने पाक ईरान और उन्होंने आगे ईरान के कंधे पे बंदूक रख के उन्होंने ली थी। अब भी ये जो कह रहे हैं ना कि फलां से तेल न लें, वो कहते ठीक है नहीं लेते जनाब, हमने हमारा 1.5 अरब का मुल्क है, हमने चलाने, आप हमें क्या देगा, अमेरिका क्या देगा। हम कहते हैं चाइना दबाव में नहीं आता। ये दुनिया में ना इंटरेस्ट होते हैं, ये आपके मुल्कों के मफादात होते हैं, मफाद के जरिए चलते रहते हैं, वो ठीक है। मसलन अब चाइना को हम बड़ा ये बहादुर समझते हैं। अब चाइना को इन्होंने कहा था उस वक्त जब वो इसको फंड कर रहा था, एग्जिम बैंक जो है पाक ईरान इस पाइपलाइन के लिए, हमने लोन अप्लाई किया हुआ था चाइना से कि हमें फंड करें। अमेरिकन ने उनको मैसेज भेजा कि आप इसके लिए लोनिंग नहीं करेंगे ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन के लिए, और चाइना ने नहीं की थी क्योंकि उनके मफादात वहाँ पे फंस रहे थे। चाइना की उनके साथ $बिलियंस की उनके साथ ट्रेड है। सो मुल्क चलते हैं मफादात के साथ, हम चलते हैं थोड़ी सी गर्दन के साथ कि आज हमारी गर्दन छोटी हो गई यार, इनको आके कुट दो, आज इनकी गर्दन आज ये टाइट थे, आज तारीफ कर दो। मफादात होते हैं। मुझे नहीं पता कि अगेन
आई होप कि इमरान खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमारे इंटरेस्ट जो हैं इसको इंटरेस्ट बेस्ड ताल्लुकात रखें। दुनिया में फॉरेन पॉलिसी ऐसे होती है। और जो उन्होंने अफगानिस्तान पे बात की ना, पाकिस्तान में एक बड़ा ये पॉपुलर एक यहाँ पर नुक्ता नज़र आई में भी रंग, मैंने जो थोड़ा सा पढ़ा है कुछ कि मैगजीन में पिछले दिनों, उसमें न्यूयॉर्क में बड़ा खूबसूरत आर्टिकल था जो अमेरिका की और इनकी यहाँ पे ये अफगानिस्तान में तालिबान की। मुझे एक बात नहीं समझ आती, अगेन द फॉल्ट में भी विद माई अंडरस्टैंडिंग, अमेरिकन ने बिलियंस ऑफ डॉलर पंप किए हैं अफगानिस्तान में, उन्होंने वहाँ पे अपने फौजी मरवाए हैं, उन्होंने पूरा नेटो इकट्ठा किया है, पूरी दुनिया इकट्ठी करके वो ले आए हैं। उनको एक अड्डा लेना था पाकिस्तान के लिए 60s में, उन्होंने आके, आपको याद होगा रशिया की और चाइना की उन्होंने करवानी थी वहाँ पे एस्पिनाज, वहाँ चिटागांग के बड़ा बेर उसके लिए पाकिस्तान के उन्होंने जनरल साहब के साथ कितनी मिन्नतें करके डीलें करके 2 अड्डे लिए थे। यहाँ दुनिया में इससे बड़ी स्ट्रेटेजिक आपको जगह मिल सकती है अफगानिस्तान की, जहाँ पे आप वहाँ पे अमेरिकन अड्डे बना के जो बनाए हुए हैं, वो पाकिस्तान पे आंख रख के बैठे हैं, वो चाइना पे आंख आपके रख के बैठे हैं, वो इंडिया तक रसाई है, उनके सेंट्रल एशिया की तमाम स्टेट्स हैं, उसके बाद ईरान है, रूस है। मुझे कुछ समझा दे कि वो कैसे वहाँ से निकल के जाएंगे और क्यों निकल के जाएंगे। इतना बड़ा अफगानिस्तान आपके पास है। अब ये कहते हैं कि वहाँ पे, और आपने इन तमाम मुल्कों के साथ इनके मसले हैं, चाइना के साथ भी हैं, ईरान के साथ भी हैं, रूस के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ, इतना आप उनको सेंट्रल एशिया में प्रॉब्लम, आपको पूरा बॉर्डर मिल रहे हैं सारे मुल्कों के साथ। इससे बड़ा बेहतरीन आपको खित्ता मिल ही नहीं सकता जहाँ पे अमेरिकन बैठे रहें। और इतनी डिस्टर्बेंस जितनी अफगानिस्तान में है, इतनी अमेरिकन को सूट करती है। अगर आज सारा पीस हो जाए अफगानिस्तान में, तो अमेरिकन टैक्स पेयर कहेगा भाई साहब हमारे जो बिलियंस ऑफ डॉलर पंप कर रहे हैं, हमारे फौजी मरवा रहे, किसके लिए? इतनी डिस्टर्बेंस अमेरिकन को सूट करती है अफगानिस्तान में, ताकि वो पूरी दुनिया को भी सेल करें। और जैसे आपने कहा कि जनाब आप हमें बताएं 45% पे कब्जा हो गया है, आप चले गए तो पीछे अफगानिस्तान डिस्टर्बेंस का शिकार होगा। अमेरिकन को सूट नहीं करता 100% पीस इन अफगानिस्तान, उन्हें डिस्टर्बेंस सूट करती है, उन्हें अड्डे चाहिए मुस्तकिल खित्ते के तमाम मुल्कों पे, उन्होंने अपने यहाँ पे आके रडार रखना है। ये जो लोग कहते हैं ना कि वहाँ उनको शिकस्त हो गई है, वो सिर्फ अपना खर्चा कम करना चाह रहे हैं, खर्चा कम, कैजुअलिटी रेट भी कम करना चाह रहे हैं कि थोड़ी सी प्रेजेंस कम हो, पैसे भी थोड़े हों, इंटरेस्ट वो करना चाहें, वो नहीं निकलेंगे यहाँ से। मैं 1 मिनट में ये कह दूं कि पाकिस्तान को अपनी जो इंडिया ये कर पाता है, इसलिए भी कर पाता है, एक तो उनकी डिप्लोमेसी अच्छी है, मगर उनकी सारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी है। तो हमें भी अपने पाँव पे ये खड़ा होना पड़ेगा। अगर आपने तरले करके IMF से पैसे भी लेने हैं, अमेरिका से भी लेने हैं, अच्छा किया इन्होंने कोलिशन सपोर्ट फंड के लिए, ज्यादा उसके लिए मांगने की जरूरत नहीं है। पहले हाउस इन ऑर्डर सेट कर लें तो फिर आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। ठीक है, पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। एक छोटी सी ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये भी आपको बताएंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने उन फरिश्तों को भी ढूंढने का फैसला कर लिया है जिनकी जानिब से लोगों के अकाउंट्स में पैसे भेजे गए। और इसके साथ साथ बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के असासों की वापसी पर काम करने वाली कमेटी ने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहलका खेज रिपोर्ट जमा कराई है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। साउथ रिपोर्ट ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अब कुछ बात करेंगे विफाकी काबीना के इजलास की, जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत हुआ। क्लास साहब, बड़ा अहम फैसला हुआ कि बैरून मुल्क से रकूम वापस लाई जाएंगी, टास्क फोर्स भी तश्कील दे दी। अंदर और क्या होता रहा? हम 15-20 साल से कैबिनेट की चीज़ों को बड़ा क्लोजली हम देखते रहे हैं। मेरा ख्याल है बड़े अरसे बाद रेगुलर मीटिंग्स जो है ना शुरू हो गई हैं, जो अच्छी चीज़ है, पहले नहीं हो रही थी। रेगुलर 8 महीने नहीं थी होती, शुक्र है खुदा के कैबिनेट की मीटिंगें हो रही हैं। नवाज शरीफ साहब के दौर में तो आपको पता है यहाँ पे वो जो प्राइम मिनिस्टर का ओहदा था वो इसहाक डार के पास था। वो 6-6 महीने कैबिनेट के इजलास भी नहीं होते थे। वो ECC भी खुद करते थे, तो कमेटी भी खुद करते थे, तो लंगर भी खुद चलाते थे, तो देगें भी वो पकवाते थे। 84 के करीब कमेटीज के सरबराह इसहाक डार साहब थे। और कभी की ये कैबिनेट की मीटिंग 6-6 महीने नहीं आके होती थी। हाँ, मुझे याद है गिलानी साहब के दौर में रेगुलर होती थी कैबिनेट की मीटिंग, मुशर्रफ साहब के दौर में भी ये रेगुलर चीज़ें होती थी। अब ये 5-6 साल बाद रेगुलर मीटिंग होनी शुरू हुई। अच्छा, दूसरा मैंने जो उस वक्त नोट किया था, उस वक्त जब ये नवाज शरीफ साहब ये वज़ीर आज़म थे, शायद खकान अब्बासी साहब भी रहे, कि वहाँ पे आप पता आती थी उनके एजेंडे पे क्या होता था। बड़ी मज़े की चीज़ें थी। MOUs कि हमने वहाँ के साथ जनाब हमारा कोई वहाँ पे कोई सकाफती मेला होगा, उसका MOU साइन कर लो। पूरा भरा हुआ होता, 20-25 का आपके एजेंडा आइटम्स होते थे। सब पे ये होता, फलां मुल्क के साथ MOU कर लो, उसके साथ बाइसिकल का कर लो, उसके साथ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का कर लो, उसके साथ ब्लू पासपोर्ट का कर लो, जहाँ पे हमें यहाँ के एक तरह की एक्सेस हो सकती है। कोई मीनिंगफुल मुझे नहीं याद पड़ती नवाज शरीफ साहब के दौर में कोई समरीज या वहाँ पे एजेंडे वहाँ पे आए हों जिन पे बड़े अर्थ शेकिंग फैसले हो। डिबेट कोई नहीं थी होती वहाँ पे, सिर्फ साइनिंग काम होता था कि अनाउंसमेंट होती थी, सिग्नेचर होती थी, रात को फाइल मिलती थी, डिसीजन
पहले ही हो चुके होते थे, सिर्फ वहाँ साइन सिग्नेचर होना करने बाकी के लिए थे। बैठते थे। अच्छी बात यह है कि इमरान खान ने आते ही ये कैबिनेट की मीटिंग्स को उन्होंने रेगुलेट किया है, उनको आके फ्रिक्वेंटली कर, दैट्स ए गुड थिंग। और मैंने जो कुछ वी आर टोल्ड के डिस्कशन क्लास साहब आप मैं वज़ीर आज़म हूँ, कुछ अगेन कुछ उनको मामला पे ब्रीफ किया गया कि हमें कोई हमारे ऊपर दबाव वगैरह शायद आ रहे हैं, कुछ कोई उसमें 2-4 फेडरल सेक्रेटरीज ने बात की, तो इमरान खान ने अश्योर कराया वहाँ पे फेडरल सेक्रेटरीज को, जब तक मैं वज़ीर आज़म हूँ आप भूल जाएं कि आप पे दबाव आएगा। तो वहाँ पे एक तो है वो 3-4 गुना बढ़ चुकी है, और बिकॉज ऑफ दिस कल्चर जो जीन्स का बला बला। मैं थोड़ा सा बता दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था, साकिब निसार साहब ने, इन्होंने सुओ मोटो लिया था कि जितनी यहाँ पे आपके पास गाड़ियाँ हैं ये सारी फेडरल से प्रोविंशियल से वापस लें जो ज़रूरत के उसमें बगैर हैं। और एक एक्सरसाइज भी की गई थी, इसको रोकते रहे थे ये निगरान हुकूमत ने भी, इस पर कोई काम नहीं किया, नवाज शरीफ साहब ने तो वैसे नहीं करना था। अब इनके सामने आज कैबिनेट में एक उन्होंने वहाँ पे जो मुझे कुछ कैबिनेट डिवीजन से कोई थोड़ी सी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, ये आप एक ज़रा वहाँ पे उसका डॉक्यूमेंट देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक लिस्ट पेश की गई लोगों के पास क्या क्या गाड़ियाँ, ब्यूरोक्रेसी इतनी आसानी से जान नहीं देगी। उन्होंने जो मैं देखी हैं चीज़ें उसमें ब्यूरोक्रेसी ने अब ये कौन कौन सी चीज़ें ऑक्शन करवा रहे हैं सर, मोस्टली बड़ी गाड़ियाँ ये 2006 मॉडल हैं, 2012, 2004, 2005, 2005, 5, 8, 5, 9, 5, 6, 6, 6 और 96। मैं जल्दी से मैंने पढ़ लिया है। मतलब उन्होंने ये कहा, रिकमेंड किया है ब्यूरोक्रेसी ने, और मेरा ख्याल है उनकी नहीं मानी गई उसमें कोर्ट में, नहीं उनकी कैबिनेट में, कि हमें 10 साल पुरानी गाड़ियाँ जो ना वो ऑक्शन कर देनी चाहिए और नई उसकी जगह साफ जरा फिर नई ज़रूरत होती है। उन्होंने यही कहा है कि जो एक्स्ट्रा पूल की गाड़ियाँ हैं ना आपकी, उठा के इनको बांट दें कुछ महकमों में। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि अभी तक इनके पास सिर्फ, और मैं हैरान हो रहा हूँ आमिर, बाकी छोड़ दें, यहाँ पे अर्थक्वेक, आपके रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी ईरा, जिसको बिलियंस ऑफ डॉलर की इमदाद मिली, जुल्म देखे इस मुल्क के साथ क्या होते रहे, और चुप करके यहाँ पे हमने जकूटा जिनों की हमने लूट मार देखी है। इनके पास, मैं बाकी छोड़ देते हैं कि आप उनकी वजारतों ने अपनी इनको नहीं दिया, इनके पास सर जी 1, 2, 3, इनके पास 10 लैंड क्रूज़र प्राडो, और इनके पास पेजेरो मित्सुबिशी, और या हुंडई, इसके बाद इनका टोयोटा सर्फ। सबसे ज़्यादा आपकी महंगी कीमती गाड़ियां जो आपने वहाँ पे आपको जलजला आया था, इन लोगों ने वहाँ के बैठ के सपोर्ट करने की वजह 90,000 बंदा 70-80 हज़ार बंदा मेरा ख्याल है उस वक्त उसमें ये शहीद हुआ था और जहाँ भाग हुआ था जलजले में, उनके लिए जो पैसा आया था ईरा में। आप फिर कहेंगे जनाब आप बातें करते हैं, इसमें सिविलियन हेड नहीं थे इसके। 10 के करीब सबसे महंगी और अयाशी वाली गाड़ियां जिनका कहा गया है ईरा से निकली हैं सर। बाकी महकमों ने अभी तक इनको लिस्ट ही नहीं दी कि किस किस के पास, एक के पास लैंड क्रूजर, प्राडो, यहाँ पे पेजेरोस, बला बला 10 इन्होंने रखी हुई थी वहाँ से। सो जो ऑक्शन के लिए पेश कर रही है ब्यूरोक्रेसी, इमरान ने जो बोल्ड स्टेप लिया है वो एक ही लिया कि वजीर आजम का उन्होंने कहा जो मेरे पास है इनको तो बेचना 33 जो है, बाकी कह रहे हैं ना वो 2006, 2005, 2004 जंक निकालो। उन्होंने कहा जब ये निकालो फिर नहीं लेंगे कुछ अरसे बाद, क्योंकि आपको कहे नए आप आते हैं ना कुछ दिनों के लिए तो आपको शौक तो होता है ना। उन्होंने कहा 3-4 महीने की बात है, ये जरा भुगत लें इनको, तो जंग को निकालो, फिर हम कल ऐसा ऐसा एक्सेप्शन लेना शुरू कर देंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिख देंगे सर हमें ज़रूरत है कर दें। सो ये तो एक अच्छी चीज़ ये कि आज कैबिनेट ने अप्रूवल दिया सर कि ऑक्शन करें और इनको इन तमाम चीज़ों को बेचें जो हमारी दुकान लगी हुई है। और साथ में जो बड़ा था लास्टली थोड़ा सा बता दूं, वो एसेट रिकवरी यूनिट का था मेरे साहब, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट मेरा ख्याल है, जिसकी बात हम करते रहे। बहुत था, मुश्किल फैसला था, इमरान खान के लिए भी होगा, उनके कैबिनेट के लिए भी होगा कि बड़े बड़े बिग गन्स इसमें इन्वॉल्व हैं। हमने जब दुबई लीक्स का किया था लोग हंसते थे मेरे साहब, जब हमने बताया था कि स्विट्जरलैंड में 200 अरब और तारिक बाजवा साहब वैसे डटे हुए हैं, उनको कोई टच नहीं कर रहा, जिन्होंने 200 अरब डॉलर की उन्होंने सैबोटाइज डील की थी वो भी रिकवरी की आप तजवीज़ें दे रहे हैं सारी। सो अगेन गुड थिंग इज़ कि आप जो चीज़ें सामने आ रही हैं इससे लगता है कि कैबिनेट जो है नई के लिए जो कहा गया कि सारे फेडरल गवर्नमेंट में और जहाँ जहाँ इनकी प्रोविंशियल, फिर मैं उसका डिफेंस करूंगा, मुझे पता है साहब ये तो कोई बात नहीं, पहले ही बता दिया सारी मुश्किल चीजें अब वो जो है ना अब कवाली और हमनवा खत्म हो गया, अभी ये गुड कॉप बैड कॉप ही चल रहा है। अब सुने, अब ये देखे ना, ये समझदार तख्त लाहौर के है ना, इन्होंने साउथ के बंदे को फंसाओ सारे का सारा मुश्किल काम साउथ के बंदे से करवाएं, हमारे लिए रखा हुआ इन्होंने सारे का सारा वो मुश्किल वक्त। अब आते हैं सर आमिर साहब थोड़ी सी टफ गुफ्तगू की तरफ। हम मानते हैं कि हुकूमतें मुश्किल काम होती हैं, मतलब वो आप अपोजिशन में आपको कुछ दावे करने पड़ते हैं, हुकूमतों में आके आपको क्वाइट अदरवाइज करना पड़ता है। इमरान खान ने उस दिन जब उनकी टॉक हुई है ये सहाफ़ियों से उन्होंने बात की, बेमानी है, उन्होंने कहा जब हम समझते थे कि जो मैस है शायद हम इसको आगे ठीक कर लेंगे, लेकिन उनका ये कहना था कि जो हम ये बहर बैठ के समझ रहे थे ना उससे ज़्यादा बड़ा मैस है, ज़्यादा बड़े
इश्यूज़ हैं। इमरान खान ने एडमिट किया उस इन गुफ्तगू में। अब क्या हुआ है, अब दो काम हुए आमिर साहब। एक तो इमरान खान साहब से उन्होंने गैस की कीमतें बढ़वाई हैं 45%, 46%। साथ में उन्होंने बिजली के उन्होंने 2 रुपए पर यूनिट भी बढ़ा दी, क्योंकि ये नई हुकूमत है, लिहाजा हर कोई इतनी बड़ी खबरों को कोई इनको टेक अप ही नहीं करता। मैं आपको दो चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। मानते हैं कि इनकी मजबूरियाँ होंगी, लेकिन माजी में कुछ आप और कुछ कहते रहे थे, अब थोड़ा सा हौसला रखें, आप ज़रा इनको बर्दाश्त करें। ये काम हम पिछलों के साथ भी करते थे। क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक का दौर है कि इमरान खान साहब ने कैसे धरने के दिनों में बिजली के बिलों को आग लगाई थी, ये कह के कि जनाब के नवाज शरीफ साहब की करप्शन की वजह से हमें यहाँ बिलों की वो बढ़ानी पड़ रही है। वो आपको दिखाते हैं ज़रा, एक क्लिप है सर। असद उमर साहब जो हैं, जिन्होंने वो सब कुछ किया है, उनकी भी एक छोटी सी तकरीर है कौमी असम्बली की, और अभी फिर लोग कहेंगे इनको आए हुए 12-14 दिन हुए पीछे पड़ गए हैं, इसलिए मैं डिफेंस करूंगा। पहले आप ये दिखा जरा, ये कौम जरा देख ले कि अपोजिशन करना आसान होता है, फिर मेरा जैसा मैवरिक जो हो ना, वो फिर कभी हुकूमत न लेगा। पोजीशन की बड़ी अयाशी होती है, जो आए धड़ाधड़ कहते रहो, जलाते जाओ, गुफ्तगुएं कर लो, और हफ्ते बाद हुकूमत मिल जाए, क्वाइट अदर वे उसको राउंड कर ले। जरा कौम को पहले इमरान खान साहब वाला दिखाएं, जब इन्होंने बिजली की कीमतें बढ़ने पे किया था, अब 2 रुपए खुद बढ़ा दी है। और उसके बाद असद उमर के दिखाएं कौमी असम्बली की तकरीर, और हमारे उसने बड़ा उसने ज़बरदस्त काम किया। आपको पता है हमारे पास बड़ी अच्छी रिसर्च टीम है, इमरान मगराना ने बड़ी उस पे उन कौमी असम्बली की जो उनके वर्बैटम है उनकी तकरीर और क्लिप, जरा पहले कौम को जरा इमरान खान से शुरू करें और फिर असद उमर तक। चलिए, बिजली की कीमतें बढ़ी तो खान साहब का क्या रिएक्शन था, पहले वो आपको दिखा देते हैं। तो मैं नवाज शरीफ प्रोटेस्ट कर रहा हूं, पाकिस्तानी शहरे हुए, मेरा ये हक है आपसे कहना कि आपकी नाहली, आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा। आपकी करप्शन की कीमत में अपनी जेब से क्यों अदा करें। क्लास साहब, अब जरा असद उमर साहब की तारीफ बढ़ जाते हैं। अब तो हुकूमत में, मगर जब अपोजिशन में थे तो उन साहब के क्या बयानात थे, क्या उन पार्लियामेंट में फरमाया था, वो सुनिए पहले। अभी शायद हुकूमत का दिल नहीं भरा था कि पाकिस्तान के गरीब का कचूमर ठीक तरीके से नहीं निकला है, तो जाके बिजली की कीमतें दुगनी कर दी गई। खुद हुकूमत की जो तवानाई की पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उसको उठाकर देख लीजिए। वो कहते हैं कि जब बिजली का निजाम ठीक होगा तो बिजली के निर्ख 10 रुपए से कम यूनिट के होंगे। तो जनाब स्पीकर, ये तो हमको समझ में आ गई कि 10 रुपए बिजली के लिए जा रहे हैं, लेकिन अवाम से, ताजिर से, सनतकार से जो इस वक्त 16 रुपए और 18 रुपए का बिल वसूल किया जा रहा है, जरा हम आवाम को ये तो बताएं कि 10 रुपए तो बिजली के हैं, वो 6 और 8 रुपए किस चीज के लिए जा रहे हैं। जब बिजली दुगनी होनी थी, तवानाई महंगी होनी थी, तो जाहिर है उससे तमाम चीजों के ऊपर असर पड़ना था। लेकिन सिर्फ यहां पर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फिस्कल इकदामात नहीं किए जा रहे थे, जिससे अवाम की कमर तोड़ी जा रही थी। समझ में यह नहीं आती है इस बजट को देखकर और हुकूमत की टैक्स की पॉलिसी को देखकर कि क्या ये वाकई 20 करोड़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान है, या ये सिर्फ पाकिस्तान उसका है जिसका रायविंड में मकान है। गैस 2 नए टैक्स, बिजली 3 नए टैक्स। गैस पे तो जुल्म देखें, दुनिया में गैस की कीमतें 1/3 रह गई, पाकिस्तान में गैस की कीमत हर साल बढ़ा दी जा रही है पिछले 3 साल से। बिजली पर 3 नए टैक्स लगा दिए गए। पेट्रोलियम की मसनूआत, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्सेशन। डीजल 100% तक टैक्स ले जाया गया, पेट्रोल 51% टैक्स, मट्टी का तेल जो गरीब तरीन पाकिस्तानी इस्तेमाल करता है 62% टैक्स। टैक्स किससे नहीं लिया जा रहा? टैक्स उससे नहीं लिया जा रहा जो अरबपति है। टैक्स उससे नहीं लिया जा रहा जो पाकिस्तान में दौलत लूट कर, छुपा कर, मुल्क से बाहर जाकर असासे बना रहा है, उनको छुपा रहा है। क्या आपके बार में वाकई ऐसा है, ये उनका पाकिस्तान है जिनका रायविंड में मकान है? एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे। आमिर साहब बड़े बेताब हैं गुड कॉप बनने के लिए, लेकिन तब तक के लिए एक छोटी सी ब्रेक का इंतजार करना पड़ेगा। साथ रहिए। ब्रेक के बाद
बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अब कुछ बात हो जाए उन सॉर्ट्स की जिनके ऊपर आप बात करना जी, ये बिल्कुल हमारे यहाँ पुराना मुनाफकत, सियासी मुनाफकत होती है कि जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आप कुछ और कहते हैं, गवर्नमेंट में आते सार आप वही हरकत करते हैं। पर मैं थोड़ी सी दाद देना चाहूँगा, मैं गुड कॉप बन रहा हूँ असद उमर साहब को कि अच्छा किया उन्होंने ये मुनाफकत करके, बड़ा हौसला करके ये 46 रुपये पर यूनिट 46% जो कर दिया है। एक्चुअली जो रिक्वायरमेंट है इस वक्त सूरत हाल मैं बताना चाहता हूँ, वो 2 से 250% की प्रपोजल थी, तो ये सिर्फ 46% है। क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने पिछले 5 साल में नून लीग की हुकूमत ने इस चीज़ को, सब्सिडी को डिले कर दिया हुआ था, जिसकी वजह से ये सर्कुलर डेट और ये सारे मसाइल बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। मुझे जो एतराज़ है उनके ऊपर वो ये है कि उन्होंने साथ में कहा कि मैंने बड़ी इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि जनाब ये $500,000 बढ़ता है चोरी का, गैस चोरी का। भाई साहब मुझे जो असद पे एतराज़ है वो ये है कि चोरी का मसला पहले हल करते, पैसे वहाँ से बचत करते, तो फिर अवाम को ये बोझ डालते। वो जो चोरी है, जो चोरी से बचते हैं क्लास साहब, वो 2.5 से $3 बिलियन बचते हैं। $500 बिलियन तो गैस की चोरी है ना, कोई 2 बिलियन, $1.5 से $2 बिलियन बचता है। कोई एक घर में जो 5-5 मीटर लगवाए होते हैं ना टैरिफ की चोरी। फिर उसके बाद एक चीज़ होती है अनकाउंटेड फॉर गैस, कि उसकी कोई $500,000 की है, $3 बिलियन की तकरीबन चोरी है। उस पर पहले करें तो शायद ये 40% लगाना ही नहीं पड़ता। और दूसरा सबसे बड़ी चोरी फर्नेस ऑयल की होती है। ये भी रिसेंटली मैं बार बार जिक्र करता रहता हूँ कि ये राजा सिकंदर सुल्तान साहब और ये नसीम साहब जो है ना, एक दूसरे में, एक पेट्रोलियम सेक्रेटरी था, एक पावर का था, एक दूसरे पे डाल के इन्होंने LNG के कार्गोज रखवाए। हमें $300 मिलियन की एक्स्ट्रा फर्नेस ऑयल खर्चना पड़ा। अब क्योंकि इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए थी नसीम खोकर साहब की या ये सिकंदर सुल्तान साहब की, तो वो जाके इंटीरियर सेक्रेटरी उनको लगा दिया गया है कि ये चीज़, इसको इन्वेस्टिगेट ना करें। अगर आप ये पहले चीज़ें कर लेते तो ये अवाम को बर्डन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती और ये मुनाफकत करनी ना पड़ती। आपकी बात ठीक है, हम ये नहीं कह रहे फैसले मुश्किल होते हैं, लेकिन अब आपको पता चल गया ना कि अपोजिशन में बिल जलाना भी बड़ा आसान है और तकरीर करना बड़ा आसान है। वो कहते हैं ना, जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है ना, फिर पता चलता है दुनिया में मुझसे भी बड़ी बड़ी चीजें यहाँ पे अल्लाह ने बनाई हुई है। हम सिंपली वो दिखाना चाहते हैं। दूसरी बात मैं लास्ट मिनट इसमें ऐड कर दूं, उससे पहले दूसरी बात करें कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये गैस जो है ना आपको 450 रुपए की पड़ रही है पर यूनिट तकरीबन, और 150 रुपए पे बेच रहे हैं, और इंडस्ट्री को 500 रुपए पे बेच रहे हैं। बताओ, ये हमारी गैस इंटरनल गैस है, इंपोर्ट नहीं कर रहे, हम खरीद नहीं रहे, ज़हन में रखें। ये पाकिस्तान की गैस खत्म हो गई ना, पाकिस्तानी गैस नहीं खत्म हो रही सर। अगर खत्म हो जाती तो इस वक्त कहीं पर मुल्क में ना मिलती LNG मंगवा रहे हैं सर। LNG के लिए तो आपने कतर से माल बनवाने थे, वो तो उन्होंने नवाज शरीफ ने अपने उनको बिजनेस पार्टनर को, या शायद खकान अब्बासी साहब ने, वो तुम्हें पता है किस लिए गैस मंगवा लेते, क्यों फर्नेस ऑयल को उन्होंने आके उन्होंने यहाँ पे किया, उसको चढ़ावा दिया, क्यों गैस मंगवाई, हम सारी ये चीजें जानते हैं। दूसरी बात ये है कि आप जो हैं यहाँ पे जो उन्होंने किया है कि बड़े लोगों को आप हाथ नहीं डाल रहे, जो आपने कहा ये गरीब पे जा रही हैं चीजें, उसी को निचोड़ एक दूसरा हमारे पे एक और भी है, एक लाग गया कि अवाम टैक्स नहीं देती। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमारे ऊपर है। फरमा रहे हैं कि अवाम टैक्स नहीं उस दिन इमरान खान साहब ने भी कहा है अपनी उसमें कहा कि कौम टैक्स नहीं देती, कौम टैक्स दे। मुझे समझ नहीं आती कौम क्या करे वैसे आमिर साहब। आखिर पे अपनी धोती उनकी रह के बेचारे यूं करके खड़े हुए, बुनियान और धोती बच गए उनकी, कि आपने खुद कहा है पेट्रोलियम पे टैक्सेशन कितनी करें, आपने टेलीफोन मोबाइल का क्या कुछ लिया। मैं थोड़ा सा डाटा भी शेयर करता हूं। 180 रुपया था सर मोटरवे का, इन्होंने कि नवाज शरीफ साहब 620 तक लेके गए, अब इनके बाद 60 रुपया और बढ़ा। मुझे बताएं कौम क्या करे और क्या करे। इनडायरेक्ट टैक्सेस 80 से 90% हैं, वो ले रहे हैं। सवाल ये है कि अब सुने सर जरा, इन्होंने यहाँ 4.5 सालों में आपने मोबाइल फोनों पे इन्होंने 200 अरब रुपए के टैक्स दिए पाकिस्तानियों ने। सुनते हैं कि हम टैक्स नहीं देते, पाकिस्तानी कौम टैक्स नहीं देती, ये बड़े गलत लोग हैं, टैक्स नहीं देते। डायरेक्ट टैक्स नहीं देते, इनडायरेक्ट तो बहुत देते हैं। एक ही बात है ना सर, आप डायरेक्ट, मैं वही कह रहा हूँ, बड़े लोगों को मसला। अब ये असद उमर को चाहिए था कि एंग्रो ने जो पैसे रोके हुए हैं वहाँ पे, इनको कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 5 अरब रुपए का किया हुआ है, उन्होंने उन पे जुर्माना किया, को किसानों को लूटा था। इन्होंने कहा है अटॉर्नी जनरल को जाएं स्टे खारिज करवाएं, पैसे लें उनसे। यानी फौजी फर्टिलाइजर को कहा है कि 4 अरब आप पे जुर्माना हुआ है, जाएं स्टे खारिज करवाएं। अनवर मंसूर को कहे ना, नवा अटॉर्नी लेके आए हैं। आपका इकबाल जट अहमद, ये वहां पे एतजाज ऐसा नहीं, उसको 46 करोड़ रुपए का जुर्माना हुआ है, वो स्टे लेके 10 साल से लेके दिया हुआ है। कस्टम के नहीं पे कर रहे, चेक दे के नहीं दे रहे। 4 अरब रुपए के दूसरा टर्मिनल जो लगवाया उन पे जुर्माना हुआ, जिस पे बैठ के इन लोगों ने रीशेड्यूलिंग की। उनको असद उमर साहब कुछ नहीं कह रहे। असद उमर साहब के लिए बड़ा जरूरी है कि गरीब आदमी आपको लेके आए हैं पावर में,
آپ کو شہروں سے اس طریقے کا جو بڑے بگ بزنس مین ہے کارپوریٹ جو ورلڈ ہے انہوں نے آپ سے زیادہ امیدیں نہیں رکھی ہوئی, آپ سے امیدیں ان عام لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں, ان پہ آپ مزید آپ اس پہ ڈالتے جالتے. میں تھوڑا سا جلدی سے بتاؤں کہ کہتے ہیں ٹیکس نہیں دیتے. عامر صاحب 2011-12 میں انہوں نے یہاں پہ آ کے 60 ارب روپے کا پیٹرولیم ٹیکس لیا, 2017 میں 180 ارب روپے تک انہوں نے ٹیکسیشن لیے, ایک سال میں 100 ارب سے زیادہ ایوریج یہ ٹیکس لیتے ہیں پیٹرولیم پہ. اسٹل جو ہے کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے, پاکستانی قوم ٹیکس نہیں دیتی, آپ کے وہ ٹیکس نہیں دیتے. بڑے آدمیوں پہ ہاتھ ڈالیں, اینگرو والوں سے 5 ارب روپیہ نکلوائیں, اور جو 2,72,000 ڈیلی یہ اینگرو کو ڈیل میں دے کے گئے تھے شاید کھکانیہ باز صاحب, ایک طرف ہم ٹیکس دے رہے ہیں, دوسری طرف آپ کہتے ہیں مہینہ مہینہ آپ کا ٹرمینل استعمال نہ ہو, نو وریز, ہم آپ کو $2,72,000 دیتے رہیں گے. نام کیا ہے, کیپیسٹی چارجز ہیں. نیا آپ نے جہاں دندہ شروع کر دیا. سو اسد عمر صاحب جو مہربانی فرمائیں, اگر آپ کر سکتے ہیں, آپ کے دل میں درد ہوگا, آپ سمجھدار آدمی ہیں, ذرا بڑے لوگوں پہ ہاتھ ڈالیں, 20-25 ارب روپیہ وہاں سے نکالیں, اس کے بعد آپ نے جو بات کی چوریاں رکوائیں, ڈاکے رکوائیں, کو کنٹرول کریں, ایفیشینسی ٹھیک کریں, اور آئل فیول سبسٹیٹیوشن LNG کو استعمال کریں, فرنس آئل نہ استعمال کریں, تو 8 سے 10 بلین نکلتا ہے ڈالر, 8 سے 10 بلین ڈالر. اور مہربانی فرمائے, یہ آپ جو روز ہمیں کہتے ہیں عوام ٹیکس نہیں دیتی, آپ نے عوام کو جتنا ٹیکس پاکستانی عوام دے رہی ہے انڈائریکٹ ٹیکسیشن 90%, ہر چیز پہ آپ نے ٹیکس لیا ہے, پانی پہ لیتے ہیں ہر چیز, اور پھر ایک پاپولر نعرہ ٹیکس نہیں دیتے. مجھے بھائی بڑے لوگ نہیں دیتے, پکڑے ان کو, بڑے لوگ تو آپ کے دوست ہیں سارے, کارپوریٹ ورلڈ جو وہ ٹیکس نہیں دے رہی, آپ ان کو پکڑتے نہیں ہیں. آپ اس 46% آپ نے وہ لگا دیا, بجلی ساتھ بڑھا دی ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ آپ اب ہم آپ کو ٹیکس بھی نہیں دے رہے. میں کل بتاؤں گا کتنے ٹیکس دے رہے ہیں بجلی پہ, 17 کے علاوہ میرا خیال ہے اس نے لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا 17, جس کی ابھی گنتی اسد عمر بھی کر رہے تھے. سو مہربانی فرمائیں, جو آپ کے کارپوریٹ ورلڈ کے دوست ہیں نا, ان کو پکڑیں, ذرا ان پہ اب جائیں. عوام نے بڑے قربانیاں بھی دے دی ہیں, بڑے ٹیکس بھی دے دیے, وہ دیں گے, مجبوری ہے, کیا کریں گے. اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. کلاس صاحب ہمارے پاس لاسٹ 3 منٹس ہیں, ہمارے پاس جلو کی سٹوری بھی ابھی موجود ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ہمارے پاس موجود ہے. اب اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں میرا خیال کل ہم اس پہ بات کریں. جلو پہ ہم اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ذرا آج ہمارے اگر رانا اشرف صاحب کو میں نے ذمہ لگایا تھا کہ ذرا اس کو فالو اپ کریں, کہ آپ لوگ ہنستے بھی ہیں ہمارے اوپر عامر صاحب, کہ جہاں پہ آبادی 22 کروڑ ہو جائے نا ایک چھوٹے سے ملک کی, اور انسان پہ انسان وہ ہوا ہے, تو لوگوں کو پھر سمجھ نہیں آتی کہ آپ یہاں پہ ان کی سٹوریاں لے کے بیٹھ گئے ہیں. یہ یہاں پہ آپ کے یہ جو اس کے جلو پارک والے ہیں, تو آج بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. انہوں نے کہا جناب کہ آپ لوگ جو ہے نا, آپ نے رپورٹ ٹھیک نہیں کیا, ہمارے ریچھوں کی جو ہم نے برے حالت میں بیچارے رہ رہے تھے, آپ نے وہ جو صحیح رپورٹ نہیں کیا, صحیح نہیں کیا. انہوں نے یہ اصلی دیکھ لیں, یہ اصلی آپ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو تصویریں آپ نے کل دکھائی تھیں وہ 2 مہینے پرانی تھی. میں ڈر گیا, میں سے 2 سال پرانی نہ ہوں, مطلب ہوتا ہے نا غلطی ہم سے بھی ہو جاتی ہے سم ٹائم. انہوں نے کہا جناب یہ 1.5-2 پرانی ہے, اب ہم نے اپ گریڈ کر دیا ہے ریچ کو, اپ گریڈیشن نیکسٹ لیول ہو گیا ہے. نیکسٹ لیول کی تصویریں انہوں نے یہ بھیجے, شادی کا ایک ٹینٹ لگا دیا سن, کوئی پتہ نہیں تصویریں اتروانے کے لیے ٹینٹ لگا دیا گیا ہو, اور وہاں کوئی پانی نہیں ہے. گرم علاقوں کے رہنے والے بیچارے ریچ ہیں, اور ان کے یہاں یہ جو گرمی گزری ہے اور یہ مانسون کا موسم گزرا, اچھا اس میں وہ یہ کہتے ہیں, جو ظفر حسین ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں جلو پارک کے چیڑیا گھر کے, وہ کہتے ہیں جناب یہ سوشل میڈیا پہ جو یہ تصویریں چلی ہیں پرانی ہیں, مطلب 2 مہینے پرانی ہیں, اور پلس انہوں نے کہا جناب ہم اس کی ایکسٹینشن کر رہے ہیں. 35 کروڑ کی لاگت سے پروجیکٹ شروع ہے, 2019 میں وہ مکمل ہوگا. جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہم آپ کے ساتھ دے رہے ہیں. سوال یہ ہے, یہ آپ کو لگتا ہے عامر صاحب اتنے عرصے تک آپ نے ان جانوروں کو اس حالت میں رکھا ہے, اور کل ہم نے وہاں پہ آپ کو ویڈیو دکھائی تھی, وہ نہیں کر سکتے, بس کر دیں. بچوں کو نہیں شوق رہے کہ اب یہ وہ بچے ہم سے بھی آگے کی چیز ہیں, اب ان کو ان سے دلچسپی نہیں رہے کہ شیر کیسا ہوتا ہے, ہاتھی کیسا ہوتا ہے, بندر کیسے تماشے کرتا ہے, یہ آپ کو سلام کیسے کرتا ہے, وہ کیا کیا کلاب بازیاں کھاتا ہے. یہ اب آج کی نسل وہ ویڈیو گیمز کھیلتی رہتی ہے, وہ ویڈیو یہ چھوڑیں, یہ بند کریں. اب یہ دیکھیں یہ انوائرمنٹ ہے, یا رکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے رکھیں. آپ نے ایک بیچاروں کو رکھا ہوا ہے جن کے پاس نہ مطلب انوائرمنٹ دی ہے, نہ تھوڑا سا جنگل بنا کے دی ہے, نہ چیزیں آپ نے بنا کے دی ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں جناب تصویریں پرانی 2 مہینے کی, ایک ٹینٹ لا کے انہوں نے ہمیں تصویریں بھیجی ہیں. کچھ جیسے میں ایک ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, ظفر صاحب سے ریکویسٹ ہے, جیسے ہم اپنے بچے کی کیئر کرتے ہیں نا, پیٹ جو ہوتے ہیں نا آپ کے, ان کی ایسے ہی جن کی ویسے ہی کریں جیسے آپ اپنے بچوں کی کرتے ہیں, میں کرتا ہوں گا, آپ کرتے ہیں سارے, ان کو اپنا بچہ سمجھیں. آپ بے زبان ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ وہ بیچارہ بتا نہیں سکتا. He can't say anything to you. آپ کے اپنے بچوں کے لیے, خدا نہ خواستہ ہم اپنے بچوں کے لیے ماحول چاہیں گے. اب آپ کہیں کہ جانوروں اور انسانوں کو ایک ساتھ کر رہے ہیں. ہسٹری یہ کہتے ہیں ہم جانوروں اور انسانوں نے جنگل سے کیو ایسے اکٹھے شروع ہوئے تھے, تو تھوڑے سے ان کو رسپیکٹ دیں, تھوڑے سے ان کے رائٹس بھی ہو سکتے ہیں. مان لیتے ہیں پاکستان میں انسانوں کے رائٹس بھی ہیں, لیکن آپ ان سے میری ریکویسٹ ہے ظفر صاحب سے کہ جیسے آپ اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں ان کی ایک ایک چیز کا, یہ آپ کے بچے ہیں, آپ کے اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. آپ ظفر صاحب سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, میں پرائم منسٹر صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, کمپیشن کی بات بھی کی اور اینیمل رائٹس کی بھی بات
بات کی اس پہ انٹروین کریں, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کے پاس 1-2 منٹ ہو تو 30 سیکنڈز ہے میرے پاس. 30 سیکنڈز ہیں بس. یہ بیوروکریسی کی کہانیاں ہیں, 30 منٹس کے لیے کل بتائیں گے کہ یہ جو پہلے 22ویں گریڈ کے جو 30-40 آخری دنوں میں لگائے گئے وہ کیسے لگائے گئے تھے, اور یہ جو آئندہ لگانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں نا یہ کیسی ہو رہی ہیں, کس کس کو لگایا جا رہا ہے اور کیسے کیسے لگایا جا رہا ہے. تو جو نیا پاکستان ہے نا, یہ یہاں سے تھوڑا سا ہمارا بھی دل ٹوٹتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے بھی بہت لوگ جن کی بہت امیدیں ہیں. تو یہ کرکس یہ ہے کہ کون سی ٹیم ہے جس نے یہ کرنا ہے, وہ ٹیم اچھی نہیں ہے, وہاں پہ بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے. اور کل ہی بتائیں گے تو یہ گڑبڑ جو اتنی آپ نے سنگین بتائی ہے کہ, اور یہ بھی کہ کس طرح سے پی ٹی آئی حکومت بھی نون لیگ کے نقشے قدم پر چل پڑی ہے. نئے پاکستان کے پرانے پرچاروں کی کہانی کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.